इजरायली फौज ने कहा है कि ऐसी तवक्को है कि गजा में तनाज़ा 2024 तक जारी रहेगा। नए साल के पैगाम में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के तर्जुमान डेनियल हागारी ने कहा है कि तवील लड़ाई की तैयारी के लिए फौजियों की तैनाती को एडजस्ट किया जा रहा है। डेनियल हागारी ने कहा है कि कुछ फौजियों, खासतौर पर रिजर्विस्ट को वापस ले लिया जाएगा ताकि वो दोबारा मुंजिम हो सकें। आईडीएफ के तर्जुमान ने आगे कहा कि इन अनुकूलनों का मकसद 2024 में जंग जारी रखने की मंसूबेबंदी और तैयारी को यकीनी बनाना है। आईडीएफ को ये समझकर आगे की मंसूबाबंदी करनी चाहिए कि इजाफी मिशंस होंगे और लड़ाई पिछले साल की तरह इस साल भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कुछ रिजर्विस्ट इस हफ्ते जल्द ही गजा से निकल जाएंगे ताकि वो आने वाली कार्रवाइयों से पहले दोबारा मुतहर्रिक हो सके। फिलिस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा में लगभग 21,978 लोग, ज्यादातर ख्वातीन और बच्चे मारे गए हैं। ताज़ा अपडेट में कहा गया है कि इसी दौरान गजा में 56,697 लोग घायल हुए हैं। वजारत ने आगे कहा कि आंकड़ों में पिछले 24 घंटे में मारे गए 156 लोग और 246 घायल शामिल हैं। वहीं यूएन का कहना है कि गजा के 24 लाख लोगों में से तकरीबन 20 लाख लोग अब तक बेघर हो चुके हैं। एनडीएमसी ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया। इसमें ट्रैफिक में आने वाली रुकावट को रोकने के लिए सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने की बात कही गई। सालों पुरानी सुनहरी बाग मस्जिद पर एनडीएमसी बुलडोजर चलाने को तैयार है, जिसे लेकर एहतजाज तेज हो गया है। सियासतदानों से लेकर बड़े बड़े मौलानाओं ने इस मस्जिद को हटाने का विरोध किया है। बता दें कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुनहरी बाग मस्जिद का जिक्र कर मुसलमानों को अलर्ट रहने और एकजुट रहने की अपील की थी। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर वीएचपी ने रिएक्शन दिया है कि ओवैसी मुस्लिम नौजवानों को भड़काने, बरगलाने और उनको दहशतगर्दी की राह पर ढकेलने का काम कर रहे हैं। वीएचपी के कौमी तर्जुमान विनोद बंसल ने कहा कि जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह का वक्त नजदीक आ रहा है, ओवैसी के एक के बाद एक भड़काऊ बयान नजर आ रहे हैं। विनोद बंसल ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाने वाले जो अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, उन्होंने मुस्लिम नौजवानों को कहा है कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। मस्जिदों के छीने जाने की बात कहने वाले उस समय कहाँ सो जाते हैं जब हजरत बल के ऊपर आतंकी हमले होते हैं। इनकी जुबान तब क्यों सिल जाती है जब मस्जिदों को आतंकी कब्जा लेते हैं, बम से उड़ा देते हैं और अजान देते वक्त एक साबिक पुलिस ऑफिसर को जान से मार देते हैं। अब जब भव्य राम मंदिर बन रहा है तो उनके पैरों से जमीन खिसक रही है, तकलीफ हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह का वक्त नजदीक आ रहा है। ऐसे में ओवैसी ने कई बयान दिए और अपने एक बयान में मुस्लिम नौजवानों से बीजेपी के नेतृत्व वाले मरकज की तरफ से की जा रही सरगर्मियों से अलर्ट रहने की बात कही। बाबरी मस्जिद को लेकर ओवैसी ने कहा कि जिस जगह पर पिछले 500 सालों से कुरान पढ़ी जाती थी, वह जगह अब उनके हाथ में नहीं है। नौजवानों, मैं आपको बता रहा हूं कि हमने अपनी मस्जिद खो दी है और आप देख रहे हैं कि वहां क्या किया जा रहा है। क्या आपके दिल में दर्द नहीं है? एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, लोगों के मन में जो डर पैदा किया जा रहा है, ये सियासत है। अयोध्या में राम मंदिर जरूर बना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी और मजहबी मकाम पर जाकर कब्जा करेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मुझे नहीं लगता है कि जो उनके मन में जो डर है, लोगों के मन में जो डर पैदा हो रहा है या किया जा रहा है, वो एक राजनीति है। जरूर अयोध्या में राम मंदिर बना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि और किसी धार्मिक स्थान के ऊपर कोई जाकर कब्जा करे। एमसीडी ने मजहबी मकामों के पास गोश्त की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम दूरी को 150 मीटर से घटाकर 100 मीटर करने का फैसला लिया है। नगर निगम ने ये कदम गोश्त विक्रेताओं के एहतजाज के बाद उठाया है। दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन ने कहा था कि इससे गोश्त की 6,000 दुकानें बंद हो जाएंगी और इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। कवानीन में बदलाव नहीं करने पर अदालत जाने की बात कही थी। एमसीडी ने 28 दिसंबर को हुई सदन की बैठक में आप काउंसलर के इस सिलसिले में लाए गए तरमीम शुदा तजवीज़ को अपनी मंजूरी दी है, जिसमें गोश्त की दुकानों और मजहबी मकामों के बीच न्यूनतम दूरी को कम करने की बात कही गई थी। इसमें गोश्त की दुकानों से जुड़े दूसरे अहम नियमों में बदलाव शामिल थे, जिसे निगम ने कबूल कर लिया है। गोश्त की दुकान के लिए पहले लाइसेंस फीस 7,000 रुपये रखी गई थी, जिसे घटाकर 5,000 रुपये किया गया है। पिछले साल अक्टूबर में निगम ने नई लाइसेंसिंग नीति पारित की थी, जिसमें खिलाफ वर्जी की दुकानों और किसी भी धार्मिक स्थान के बीच न्यूनतम दूरी 150 मीटर तय की गई थी। तरमीम शुदा तजवीज़ के मुताबिक खिलाफ वर्जी के मामले में लगने वाले जुर्माने को घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।
पहले खिलाफ वर्जी करने पर लगाया गया जुर्माना 20,000 रुपये मुकर्रर किया गया था। आज आपको एक ऐसी मुस्लिम लड़की से मिलवाते हैं जिसके हौसले पहाड़ों से भी बुलंद है और जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ कहे जाने वाला माउंट एवरेस्ट पर जाकर अपने मुल्क का तिरंगा फहराना और पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करना। ये तस्वीर है हिजाबी माउंटेनियर रिजवाना सैफी की, जो उत्तर प्रदेश में जिला हापुड़ के एक छोटे से कस्बे पिलखवा में अपने परिवार के साथ रहती है। रिजवाना सैफी एक आम परिवार से आती है। रिजवाना सैफी पहली हिंदुस्तानी मुस्लिम बिरादरी से आने वाली ऐसी लड़की है जिन्होंने अब तक करीब 9 पहाड़ों की चढ़ाई की है और अपने मुल्क का तिरंगा फहराया है, जिसमें रिजवाना को बहुत मान और सम्मान मिला। रिजवाना सैफी ने साल 2013 में माउंट स्टॉक कांगड़ी, जिसकी ऊंचाई लगभग 6,135 मीटर है, उसको फतेह किया और अपना अगला मकसद माउंट एवरेस्ट पर जाकर तिरंगा फहराने का बनाया। मैं काफ़ी अरसे से माउंट एवरेस्ट के लिए फ़तेह के लिए उसके लिए मैं प्रयास कर रही थी कि मुझे सपोर्ट हो और मैं कोशिश भी कर रही थी। और मैं आज ये जो मेरी अपील है वो है प्रधानमंत्री जी के लिए, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, कि सर आप सभी को बहुत सपोर्ट करते हैं खेल के लिए, तो हमारा भी माउंटेनिंग का जो फील्ड है उसमें भी आप सपोर्ट करें, ताकि हम भी जो माउंटेनिंग कोर्स करते हैं उसके बाद हम एक्सपीडिशन करते हैं तो उन्हें भी सपोर्ट मिले जो एवरेस्ट फ़तेह करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी जिस फील्ड में होता है उसका एक सपना होता है कि वो उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ उसका एक सामान्य मतलब एक सम्मान उसको मिले, तो उसको सपोर्ट मिले। तो मैं भी यही अपील करती हूँ कि मुझे भी माउंट एवरेस्ट जाने के लिए सपोर्ट मिले, ताकि मैं भी अपना सफ़र 2024 में माउंट एवरेस्ट का पूरा कर सकूँ, एवरेस्ट पर जाकर भारतीय तिरंगा फहराकर अपने देश का नाम रोशन करूँ। अब देखना होगा कि क्या इस नए साल 2024 में रिजवाना का माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने का ये ख्वाब पूरा होगा या नहीं। तहजीब टीवी के लिए अब्दुल वाजिद की खास रिपोर्ट। पीएम मोदी आज से 2 रोजा जुनूबी दौरे पर तिरुचिरापल्ली पहुंचे। दौरे के तहत पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारतीदासन यूनिवर्सिटी के 38वें कन्वोकेशन प्रोग्राम में शामिल हुए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कन्वोकेशन प्रोग्राम के दौरान गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स को एजाज से नवाजा। वजीर आजम के साथ रियासत के गवर्नर RN रवि और CM MK स्टालिन भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु को 20,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। उन्होंने तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इसमें एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल की इमारत भी शामिल है। इसे 1100 करोड़ रुपए में बनाया गया है। इसमें रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और हायर एजुकेशन से जुड़ी विकास परियोजनाएं शामिल है। पीएम मोदी ने भारतीदासन यूनिवर्सिटी के 38वें कन्वोकेशन प्रोग्राम में खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा, यहाँ का हर ग्रेजुएट 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने में योगदान दे सकता है। In a way, every graduate here can help contribute to creating a developed India by 2047. मणिपुर में पीर की शाम को एक बार फिर हिंसा भड़क गई, जिसके बाद थोबल और इम्फाल वेस्ट जिलों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक थोबल जिले के लिलोंग इलाके में बदमाशों और मकामी लोगों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। कथित तौर पर हथियारबंद बदमाशों ने नागरिकों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 3 लोग संजीदा रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इम्फाल पूर्वी जिले से भी कर्फ्यू में छूट वापस ले ली गई है। अब मणिपुर की इम्फाल घाटी में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है। CM N बीरेन सिंह ने एक वीडियो पैगाम जारी कर लोगों से अमन बरतने और कानून अपने हाथ में नहीं लेने की अपील की है। उन्होंने लोगों से मुजरिमों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए सहयोग करने को कहा। उन्होंने कहा, मैं लिलोंग के लोगों से अपील करता हूँ कि वो अब और फसाद ना करे। रियासती हुकूमत ने इस घटना को संजीदगी से लिया है। मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के लिए इलाके में और अधिक पुलिस तैनात की जाएगी। CM ने शरपसंदों को सरेंडर करने या अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। हमले के बाद गुस्साए मकामी लोगों ने 3 4 पहिया वाहनों को आग लगाने के हवाले कर दिया। हमले के बाद गुस्साए मकामी लोगों ने 3 4 पहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया। ये पता नहीं चल सका कि ये गाड़ियां किसकी थी। इस साल 3 मई को मणिपुर में फिरके वाराना हिंसा भड़कने के बाद से 180 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। मणिपुर पुलिस ने एक बयान में कहा कि जरूरी वस्तुओं की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए चेकिंग पोस्ट पर हिफाजत बढ़ा दी गई है। थोबल और ईस्ट इम्फाल जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने एरिया डोमिनेंस
एक्सरसाइज शुरू कर दी है। मणिपुर के पहाड़ी और घाटी दोनों इलाकों में कुल 140 चेक पॉइंट बनाए गए हैं और पुलिस ने राज्य के मुख्तलिफ जिलों में हिंसा के सिलसिले में 238 लोगों को हिरासत में लिया है। स्कूल में पढ़ने वाले तलबा की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। योगी हुकूमत ने फैसला लेते हुए स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरा लगाना लाजमी कर दिया है। ट्रांसपोर्ट के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया है। हुक्म में कहा गया है कि ये कायदा नोटिफिकेशन के प्रकाशन के 3 महीने बाद लागू होगा। 29 दिसंबर को जारी लेटर के मुताबिक स्कूली तलबा की हिफाजत के लिए अब सभी स्कूली वैन में सीसीटीवी लाजमी कर दिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट के एक अफसरान के मुताबिक ये कायदा तो मोटर वाहन नियमावली में पहले से मौजूद है। कुछ स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाए भी गए हैं, लेकिन इस अधिसूचना में रियासत के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की समय सीमा तय कर दी गई है। अफसरान की माने तो सीसीटीवी लगने से बच्चों की हिफाजत बढ़ेगी, साथ ही स्कूल वैन की निगरानी भी हो सकेगी। साथ ही बच्चों के साथ होने वाली अप्रिय घटना पर भी रोक लगेगी। प्राइवेट स्कूल वैन और स्कूलों की अपनी निजी वैन में ये सीसीटीवी लगेंगे। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कवानीन 1998 में कहा गया है कि बसों और वैन को पीले रंग से रंगा जाना चाहिए और स्कूल बस शब्द को आगे और पीछे दोनों तरफ लिखा जाना चाहिए। वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मल्टी टोन हॉर्न नहीं लगाए जा सकते। ना ही इमरजेंसी के हालात के लिए उनमें अलार्म घंटी या सायरन लगाया जा सकता है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नए साल पर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को खास तोहफा दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए हायर रिवाइज्ड पे स्केल को मंजूरी दे दी है। राजनिवास की तरफ से पीर के रोज बताया गया है कि दिल्ली हुकूमत में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के तहत काम करने वाले असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को आला नजरे सानी शुदा तनख्वाह दिए जाने को मंजूरी दी है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को 3 सितंबर 2015 से सभी नतीजा खेज फवाइद मिलेंगे। एपीपीज को अब पे बैंड 3 दिया जाएगा और 5400 रुपए का ग्रेड पे दिया जाएगा। अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को पे बैंड 2 का फायदा मिलता है और उनका ग्रेड पे 4800 रुपए था। महकमा दाखिला ने महकमा खजाना के साथ मुश्तरका रूप से प्रोसिक्यूटर्स के पे स्केल को रिवाइज करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है।